भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमक्षभिर्जत्रा स्थिरैरङ्गैः सुष्ट्वा शस्त्रनुभिः क्षेमदेवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। आज का हमारा ये चौथा लेक्चर है नेचुरोपैथी का। तो नेचुरोपैथी में निसर्ग उपासना, इसके बारे में हम देख रहे थे। तो किताब से थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके ऊपर फिर डिस्कस करेंगे। निसर्गोपचार चिकित्सेत निष्णात असलेले लोक रोगनिदान करणे ही गोष्ट अनावश्यक समजत नाहीत. उपचार सुरू करण्यापूर्वी रोगाचा प्रकार, त्याची कारणे व इतर माहिती मिळवण्यासाठी आवश्यक अशी तपासणी व परीक्षण ते करतात. अशा प्रकारे केलेले उपचार तर्क सुसंगत असतात. उपचार चालू असतानाही ते थोड्या थोड्या दिवसांनी सुधारणा व प्रगतीचा आढावा घेतात. निसर्गोपचाराने सर्वसाधारण सामान्य रोगांवर औषधोपचार करणे सोपे असते, पण रोग जेव्हा मूळ धरलेला व गुंतागुंतीचा असतो त्यावेळी उपचारातही विविध प्रकारांचा उपयोग करावा लागतो. एखाद्या रोगाच्या बाबतीत नैसर्गिक उपचारांचा उपयोग होत नाही असे वाटल्यास इतर चिकित्सेकडे रोग्यांनी वळावे असेही ते सुचवतात. तो यहाँ पर निसर्गोपासना में ये कहना है कि जब भी हमको रोग होंगे, बुखार आएगा, खांसी आएंगी या फिर मचलाहट होंगी, उल्टी होंगी, जैसे छोटे छोटे रोग बहुत सारे हैं, तो वो जो रोग है वो प्रकृति को बचाने के लिए भी आते हैं. आगे जब मैं आपको निसर्गोपचार के सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो उस सिद्धांत में एक ऐसा सिद्धांत आता है जिसमें बताया है कि तीव्र रोग शत्रु नहीं बल्कि मित्र है. तीव्र रोग शत्रु नहीं बल्कि मित्र है. इनिशियली जब भी हमें रोग होता है, मान लो किसी को खांसी आ गई, तो पहले ही दिन आप एलोपैथी का उपचार ना करें. पहले 1 या 2 दिन अधिकतम, अब तो कोरोना का समय चल रहा है इसलिए उसमें थोड़ा सजग तो हो जाना है, लेकिन पहले ही दिन आप एलोपैथी का उपचार ना करें. क्यों ना करें? क्योंकि कफिंग, ये जो है खांसी जो है, ये एक प्रोटेक्टिव सिम्टम्स भी है. जैसे हम छींकते हैं, एक प्रोटेक्टिव सिम्टम्स है. बुखार भी एक प्रोटेक्टिव सिम्टम्स है. लेकिन उस रोग की लिमिट अगर हम पहचान सके तो फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस नहीं आएंगी. बहुत से लोग नज़रअंदाज करते हैं रोगों को, वो भी गलत है. और बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली रोगों को लेते हैं पहले ही दिन से, कि बस अभी इनका विरोध करना है और इनको निकाल के फेंकना है या फिर वहीं पर दबा देना है. अधिकतम लोग यही सोचते हैं कि रोगों को वहीं पर दबा देना है. तो शुरुआत के दिनों में हम घरेलू कुछ उपचार करेंगे. घरेलू उपचार ही नेचुरोपैथी है. तो घरेलू उपचार करेंगे, जैसे कि खांसी है तो गुनगुना पानी पिए, गर्म पानी पिए. एक उपचार से ही कभी कभी खांसी कम हो जाती है. घर में कुछ ऐसे द्रव्य रहते हैं किचन में, जैसे अदरक है, शहद है, सूंठ है, मीरू है, पिपली है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे. ठंडी चीज़ें बंद कर देंगे, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल अधिक करेंगे. कलमी है, दालचीनी है, तेजपान है. और सीतोपलादी चूर्ण में तो यही रहता है. आयुर्वेद में जो सीतोपलादी चूर्ण दिया जाता है तो उसमें यही रहता है. असमंतरा है जिसे हम पेपरमिंट बोलते हैं, उससे भी खांसी कम हो जाती है. खांसी आने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा समझा जाता है, और खासकर आयुर्वेद के सिद्धांत नेचुरोपैथी को भी लागू हो जाते हैं. इसलिए कफ दोष बढ़ने से खांसी आती है. तो ये जो मैंने जितने द्रव्य अभी बताए हैं, जो घर में हम रखते हैं, उसका इस्तेमाल घर में ही हो सकता है, तो उसका इस्तेमाल करना है. अभी आज के दिनों में घरेलू उपचार तो करीबन ख़त्म ही हो गए हैं. पहले जब घरेलू उपचार करते थे तो उसे आजीबाई का बटवा कहा जाता था. क्या कहते थे? आजीबाई का बटवा. अब वो आजीबाई का बटवा तो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने, एलोपैथी मेडिकल साइंस ने वो खलास कर दिया है. दूसरी बात ये भी है कि हम भी जैसे सीखने के लिए, स्वास्थ्य के संबंध में सीखने के लिए तैयार नहीं रहते हैं.
सीखते तो है, बहुत कुछ बातें पता तो कर लेते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए एक झिझक होती है। और वो क्यों होता है? क्योंकि हमें गाइड करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता, और उस कारण फिर हम घरेलू उपचार प्रॉपरली नहीं करते। थोड़े से कर लेते हैं, उसमें फिर ठीक नहीं होता है तो तुरंत फिर अंग्रेजी दवाई को शुरू कर देते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है, जिसे हम फर्स्ट एड कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं, तो उस प्राथमिक उपचार में, इसमें मैं आगे चलकर आपको बहुत कुछ बताऊंगा जो प्राथमिक उपचार में करना है हर एक रोग के लिए। तो प्राथमिक उपचार में पहले नेचुरोपैथी का ही इस्तेमाल करें। अगर उससे नहीं होता है तो थोड़ा सा आयुर्वेद की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि विशुद्ध आयुर्वेद ही नेचुरोपैथी है। तो जिसमें ज़्यादा, जैसे आयुर्वेद की कुछ कुछ मेडिसिन जो है वो बहुत ही तेज होती है, तो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसके अलावा जितना भी आयुर्वेद है, जैसे मान लो आंवले का इस्तेमाल करना, हिरडे का इस्तेमाल करना, खांसी के ऊपर बाल हिरडा जो है उसका बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है। बाल हिरडा जो है उसका चूर्ण अगर शहद में मिलाकर खाएंगे तो उससे खांसी कम हो जाती है। एक सुरवारी हिरडा भी होता है, वो बड़ा हिरडा होता है जिसे पेट साफ करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। फिर बेहड़ा है जिसे नशा मुक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसे, जैसे कड़ी नींब का पत्ता है ना, जूस, उसे भी हम बुखार के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो पहले हम घरेलू उपचार, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर एलोपैथी की तरफ आप एक्यूट मैनेजमेंट के लिए, ये शब्द ध्यान में रखें, एक्यूट मैनेजमेंट के लिए आप जा सकते हैं। 3 से 5 दिन से 7 दिन तक एक्यूट मैनेजमेंट हो जाता है। फिर उसके उपरांत फिर नेचुरोपैथी या आयुर्वेद या पंचकर्म, ऐसी जो षटकर्म वगैरह जो हम सिलेबस में पढ़ेंगे आगे चल के, तो उस बातों के ऊपर, उस ज्ञान के ऊपर हमने उपचार करने चाहिए। एलोपैथी कोई हमारा शत्रु नहीं है। एलोपैथी एक बढ़िया चिकित्सा है, उसमें डायग्नोसिस बहुत परफेक्ट होता है। डायग्नोसिस वैसे नेचुरोपैथी में भी होता है, आयुर्वेद में भी होता है, लेकिन कंपैरेटिवली जिस डायग्नोसिस को एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति समझ सकता है, वो डायग्नोसिस खासकर एलोपैथी में होता है। कि रिपोर्ट पर हम देख सकते हैं कि हमें क्या हुआ है, माइग्रेन हुआ है या फिर टाइफाइड हुआ है या फिर डेंगू हुआ है ना, और कुछ हुआ है, तो वो रिपोर्ट में देख सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में देख सकते हैं। तो एक भरोसा आ जाता है कि ये रोग हमें है और अभी इसका ट्रीटमेंट हमें करना है। तो ये बात ध्यान में रखें। आगे हम पढ़ेंगे, या प्रकारचा निष्कर्ष म्हणून असे प्रतिपादन करता येईल की नैसर्गिक जीवन हे आदर्श रूप असले तरी या युगात ते व्यवहार्य ठरत नाही। आजचा उद्योगप्रधान समाज इतक्या जुन्या जीवन पद्धतीचा स्वीकार करेल ही आशाच व्यर्थ आहे। पूर्ण नैसर्गिक जीवन न जगल्याने जो रोग अथवा आजारपण येईल, त्यावेळी आहारात फेरफार करून, व्यायाम, पाणी व मातीद्वारे नैसर्गिक चिकित्सेचे विविध प्रयोग करून स्वास्थ्य परत मिळवता येईल। अभी हम कुछ नेचुरोपैथी के बारे में जब बताते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही पुरानी एक चिकित्सा पद्धति है और अभी ज़माना बदल गया है, अभी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, तो लोग इसे थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा होता है। और क्या होता है कि जो एक स्ट्रीम रहता है ना, जो एक फ्लो रहता है, उस फ्लो में लोग चलते हैं। 90% लोग उस फ्लो में चलते हैं, 10% लोग उसके अगेंस्ट चलते हैं या फिर उसके अलावा चलते हैं। तो अभी स्ट्रीम क्या चल रहा है, जब अगर रोग होता है तो सबसे पहले एलोपैथी ट्रीटमेंट लो, है ना, एंटीबायोटिक खाओ, एंटीपायरेटिक मेडिसिन खाओ, एंटीहिस्टामिनिक खाओ, और कुछ नहीं होता है तो फिर स्टेरॉइड खाओ। ऐसा ट्रेंड अभी समाज में है। जब भी रोग होता है तो लोग फर्स्ट चॉइस जो है वो MBBS डॉक्टर को देते हैं, एलोपैथी मॉडर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर को देते हैं। तो अभी इसके संबंध में थोड़ा सा ध्यान में लेना है। स्वास्थ्य के संबंध में पुरानी और नई चीज़ कुछ नहीं होती। स्वास्थ्य के संबंध में फायदे वाली चीज़ और नुकसान वाली चीज़ ही होती है। अब जिससे फायदा होता है उस चीज़ को हमने ध्यान में लेना है, चाहे वो पुरानी हो या नई हो। और जिससे नुकसान होता है उस बात को हमने ध्यान में लेना चाहिए, वो चाहे आयुर्वेद से निकलती हो, नेचुरोपैथ से निकलती हो या फिर
एलोपैथ से निकलती हो। अब जिस बात से नुकसान होता है नेचुरोपैथी में, वैसे तो ऐसा कोई उपचार ही नहीं है जिससे नुकसान होगा, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अगर नेचुरोपैथी का कोई उपचार आपको नुकसान कर रहा है तो उसे छोड़ दो। ठीक है, जैसे हमारे घर को आग लग जाती है ना, तो घर हमारा होता है, फिर भी हम उसे छोड़ देते हैं। लाखों का होता है, करोड़ों का होता है, फिर भी हम उसे छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि हमें जान बचानी होती है। तो वैसे ही करना है। तो नेचुरोपैथी के संबंध में पुराना या नया ऐसा कुछ ना समझे, बस एक ही समझे कि स्वास्थ्यदायक और स्वास्थ्य हारक, जो हमें स्वास्थ्य देगा ठीक से, जिसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम काम करेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे, है ना। एलोपैथी की भी कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है, तो उसे एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। ज्ञान का हमेशा सत्कार ही होना चाहिए और अज्ञान का हमेशा तिरस्कार ही होना चाहिए, वो कहीं से भी आए, है ना, विदेश से भी आए। अगर ज्ञान विदेश से आता है तो उसका सत्कार करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। और हमारे स्वदेश से भी अगर कोई अज्ञान फैल रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी है। तो पहली जो ट्रीटमेंट है वो तो हवा, पानी, व्यायाम और मिट्टी, पांचभौतिक चिकित्सा, इसके ऊपर ही हो सकती है। तो अन्य कोई भी चिकित्सा पद्धति से नेचुरोपैथी जो चिकित्सा है वो बिल्कुल आसान सी है। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। ये कुछ 2012 या 13 की, मुझे लगता है कि नहीं, 2012 नहीं, ये कुछ 2009 या 10 की बात है। नेचुरोपैथी कॉलेज में एक, जैसे मैं तो लेक्चरर 2005 से हूँ नेचुरोपैथी कॉलेज में, लेकिन 2009-10 में एक स्टूडेंट मेरे पास आई अपने भाई को लेकर, और उसे बुखार था और उसे मचलाहट थी, बहुत सारी मचलाहट थी उसे। और उसने MBBS MD डॉक्टर से 3 जगह से अलग अलग 3 बार ट्रीटमेंट ली थी, 7-7 दिन की ट्रीटमेंट ली थी, 21 दिन उसे हो गए थे। MBBS MD डॉक्टर से एंटीबायोटिक भी लिया था, एंटीपायरेटिक भी लिया था, एंटी एमिटिक भी लिया था, ये ऐसा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसने किया था। फिर 21 दिन के बाद जब बुखार कम नहीं हो रहा था तो फिर वो स्टूडेंट उसके भाई को लेकर आई, और शाम का समय था, कुछ 5-6 बजे का समय होगा, और उसे बहुत मचलाहट थी। फिर मैंने थोड़ा फिजिकल चेकअप किया, मुझे ऐसा लगा कि इसे एक वमन देना चाहिए, गुनगुने पानी का, नमक के पानी का, सेंधा नमक के पानी का, इसे वमन देना चाहिए। तो मैंने तुरंत 3.5-4 लीटर पानी तैयार करने के लिए बोला, उसमें फिर सेंधा नमक डाला, उसे टेस्टी किया, थोड़ा गुनगुना रखा, टेम्परेचर उसका थोड़ा बढ़ाया, और फिर उसे वमन दिया। जैसे नमक का पानी जो है उसे पिलाया, 1 2 3 4 5 6, एक समय में हम 6 गिलास पानी पी सकते हैं। 1 गिलास 250 ml का होता है, तो हमारे आंतों में, हमारे स्टमक में जो स्टोरिंग कैपेसिटी है पानी की या फिर अन्न की, वो 1.5 लीटर की होती है। 1.5 लीटर यानी 5-6 गिलास। फिर उसे पिलाया, और पिला के उसने ज़बरदस्त उल्टी कर दी। फिर उल्टी पूरी होने के बाद में, यानी जितना पिया पानी उतना निकलने के बाद में, फिर उसे पानी पिलाया, 6 गिलास 1.5 लीटर पानी पिलाया। कभी कभी 7 गिलास भी पेशेंट पी लेते हैं, तो 6-7 गिलास पिलाया, फिर उल्टी हो गई उसको। ऐसे 2-3 बार किया। अंत में थोड़ा सा पित्त यानी कड़वा कड़वा ऐसे शरीर से बाहर पड़ा। फिर वो, जैसे उसे बताया कि अभी कुछ थोड़ा खाना नहीं है आपको, क्योंकि वमन के बाद में हम लंघन देते हैं संसर्जन क्रम में। तो लंघन यानी कुछ नहीं खाना होता है, थोड़ा गुनगुना पानी पी सकते हैं अगर आवश्यकता पड़ी तो। फिर वो 6-6:30 बजे तक ट्रीटमेंट चला। पेशेंट गया घर पे, 8:30 बजे पेशेंट यानी उस स्टूडेंट का फ़ोन आया कि सर, मेरा भाई बोल रहा है कि मुझे बहुत बढ़िया भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। 21 दिन से उसे भूख नहीं लग रही थी, 21 दिन से वो भूख क्या है उसे भूल गया था। लेकिन और जो पूरा भरार था पेट में, उसे मेडिसिन से दबाया जा रहा था, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। हालांकि उसने ट्रीटमेंट बहुत अच्छे जगह से लिया था, MBBS MD का 3 जगह से ट्रीटमेंट लिया था, 3 अलग अलग डॉक्टर का।
लेकिन फिर भी उसे वो रिलीफ नहीं आ रहा था। तो वहाँ पर आवश्यकता क्या थी कि जो भी पेट में है उसे बाहर निकालो। तो वमन के माध्यम से उस उसे जो पेट में था, जो विजातीय तत्व थे, जो टॉक्सिक फैक्टर थे, उसे निकाला गया और फिर उसकी भूख खुल गई। और फिर वो बोलने लगा कि अब मैं रह नहीं सकता क्योंकि मुझे बहुत बढ़िया भूख लगी है। तो मैंने कहा फिर चलो भाई, मूंग के दाल की उसे पतली गरम गरम खिचड़ी खिला दो। तो फिर उसे 1 प्लेट 2 प्लेट मूंग की दाल की खिचड़ी खिला दी। दूसरे दिन पेशेंट को पेट भी साफ हो गया और भूख भी अच्छी लगी। और फिर 21 दिन तो पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया था। 22वें दिन पेशेंट मेरे पास आया। 23वें दिन से पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफ जीने लगा। तो उस वो पेशेंट मुझे याद आता है जिसमें मैंने कुछ मेडिसिन ही नहीं दिया था, ओनली वमन कराया था। वो पूरा कचरा जो है, जो टॉक्सिक फैक्टर है, वो बाहर निकाल लिया था। बहुत से लोग बोलते हैं कि एलोपैथी से बहुत फास्ट रिलीफ होता है और नेचुरोपैथी आयुर्वेद की तरफ जाओगे तो उससे थोड़ा आराम से रिलीफ होता है। ऐसा नहीं है, आप कंडीशन को समझे। बहुत बार एलोपैथी से भी फास्ट रिलीफ होता है। कुछ ऐसे केसेस रहेंगे जो नेचुरोपैथी में बहुत समय लगाएंगे, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे भी है कि जो एलोपैथी में बहुत कुछ समय ले लेते हैं और फिर जब बहुत ही हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तब जब नेचुरोपैथी की तरफ आते हैं तो उन्हें 1-2 दिन में रिलीफ मिल जाता है। ऐसे ही एक पेशेंट बुखार का ही था और उसने भी करीबन 10 से 15 दिन तक एंटीबायोटिक और ये सब कुछ खाया था। और वो गवर्नमेंट सर्वेंट था और उसने छुट्टियां डाली थी। अब बोले, और फिर मेरे पास आया। उसने कहा कि डॉक्टर साहब, अब मैंने छुट्टियां ले ली, अब मैं छुट्टी नहीं ले सकता। आप बोलेंगे कि आपको घर रहना है तो मैं उपचार नहीं कराऊंगा आपसे। मैंने बोला वैसे तो घर रहना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा आराम तो करना पड़ेगा। नहीं, बोले फिर उपचार नहीं लूँगा मैं आपसे। मैं भी समझ गया कि अभी इसे अगर ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे पथ्य के बारे में, पथ्य अपथ्य के बारे में, आराम के बारे में, तो ये भाग जाएगा। फिर मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या हो रहा है? तो उसने कहा मुझे बुखार है और मचलाहट बहुत है। उसे भी वमन दिया और वमन देने के बाद में दूसरे दिन वो ऑफिस गया और इतना फ्रेश अनुभव कर रहा था कि उसने मुझे फ़ोन किया, डॉक्टर साहब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि नेचुरोपैथी में भी इतना फास्ट रिलीफ हो सकता है। मैं 14-15 दिन से घूम रहा हूँ, मेरा बुखार कम नहीं हो रहा है। मैंने पहले से थोड़ा कम था लेकिन पूरा कम नहीं हो रहा है और भूख नहीं लग रही है, मचलाहट बहुत ज़्यादा है, उल्टी करने की इच्छा होती है लेकिन उल्टी नहीं आती है क्योंकि पेट में है ही नहीं कुछ। तो ऐसी अवस्था में क्या करें? तो एक ने मुझे आपका नाम बताया, मैं आपकी तरफ आया, मेरे तरफ यानी नेचुरोपैथी की तरफ। तो आया और फिर आपने उपचार दिया। आज मैं बहुत ही रिलीफ और बहुत ही एक फीलिंग, वेल बीइंग का जो फीलिंग होता है, वेलनेस का जो फीलिंग होता है, उसे मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। तो ये मैंने एग्जाम्पल आपको इसलिए दिए क्योंकि लाइव एग्जाम्पल देने से बात जल्दी समझ में आती है। लोग बोलते हैं कि ऐसा कभी कुछ होता है क्या, किसी ने कुछ किया है क्या, एक्सपीरियंस है क्या किसी का? तो मेरे जो एक्सपीरियंस है नेचुरोपैथी के बारे में, वो मैं जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपसे शेअर करूंगा। आगे पडता हूँ. या पद्धतीची व्यवस्थित माहिती करून उपचार केले तर आपले स्वतःचे आरोग्य नक्की टिकू शकू. सामान्य आजारावर उपचार पण स्वतःच करता येतील. आपण आपल्या आरोग्याविषयी जागरूक राहिल्यास आरोग्याची गुरकिल्ली आपल्या हातात येईल. त्यामुळे लहान-सहान किरकोळ आजारासाठी डॉक्टरांकडे धाव घेण्याची आवश्यकता उरणारच नहीं. हम नेचुरोपैथी में बोलते हैं कि आप दूसरों के डॉक्टर बाद में बनेंगे, लेकिन सबसे पहले आप खुद के डॉक्टर बनेंगे. खुद के डॉक्टर खुद बन जाइए और आप बनेंगे. अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो आप बनेंगे. और मेरी आपसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरे लेक्चर अटेंड करें. अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछें, पूरे लेक्चर अटेंड करें, पूरा नॉलेज लें. कोई रोग होता है आपको या आपके घर वालों को, तो आप पहले तो घर में ही उपचार करके देखें. उसमें अगर कुछ सहायता चाहते हैं आप, कोई पेशेंट है आपका, उसमें कोई सहायता चाहते हैं तो आप फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के मुझे सूचित कर सकते हैं. मैं आपसे आपके साथ डिस्कस करूँगा इसके ऊपर. देखो, हमें ठीक होना है
दवा खाना हमारा मकसद नहीं है, मेडिसिन खाना हमारा मकसद नहीं है। और खाएंगे तो भी नेचुरल मेडिसिन खाओ, आयुर्वेद खाओ, कभी होम्योपैथ खाओ, है ना। होम्योपैथ भी अच्छी ट्रीटमेंट है, लेकिन नेचुरोपैथी से बहुत क्लोज ट्रीटमेंट जो है वो आयुर्वेद की है। क्योंकि ये दो जो पैथी है, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद, इसके जो सिद्धांत है वो करीबन करीबन समान सिद्धांत है, एक दूसरे से लागू होते हैं। होम्योपैथी के सिद्धांत एकदम टोटली डिफरेंट है, और उसे समझने के लिए आप नेचुरोपैथी समझ के उसे समझ नहीं सकते, उसे आप अलग पढ़ना पड़ेगा। आयुर्वेद को आप जल्दी समझ सकते हैं, जो नेचुरोपैथी को समझ सकेंगे और आयुर्वेद को भी समझ सकेंगे। और जो नेचुरोपैथी डॉक्टर होते हैं वो 50% तो आयुर्वेद का इस्तेमाल करते ही करते हैं। त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, सीतोपलादी चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग सिद्ध तेलों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ गुटी वटी का इस्तेमाल करते हैं। उसमें कोई हानि नहीं है। आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर यहाँ पर शुरू हो जाता है, निसर्गोपचारज का। अब नेचुरोपैथी क्यों नेचुरोपैथी करनी है, इसका एक सवाल हर एक के मन में आता है। तो आगे मैं पढ़ता हूँ। खरोखरच निसर्गोपचाराची पद्धत ही इतर उपचार पद्धतीपेक्षा श्रेष्ठ आहे का? इतर उपचारापेक्षा हे उपचार सुरक्षित आहेत का? कोणत्याही मनात हे प्रश्न उद्भवतील त्यांच्याच आपण इथे सांगोपांग विचार करूया। सर्वप्रथम आपण विचार करूया की इतर उपचार पद्धतीचा बहुसंख्य चिकित्सा पद्धतीत रोग प्रतिबंधक व निवारण म्हणून औषधांचा विचार करतात। तर श्रद्धावान औषध भक्त दृढपणे मानतात की औषधांचा शरीरावर परिणाम होतो, पण हा समज मुळातच चुकीचा आहे। शरीर औषधावर परिणाम करते, औषधे शरीरावर परिणाम करीत नाहीत। तो एक बात थोड़ी सी ध्यान में आप ले सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी होती है। तो ये बात मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ, आपके ध्यान में, कि सेंटेंस जो है वो मैं हिंदी में थोड़ा कन्वर्ट कर देता हूँ इसे आपको, तो आप समझ पाएंगे, जो हिंदी वाले लोग हैं उसके लिए, उनके लिए। तो मेडिसिन का इफेक्ट बॉडी पर आता है। हम ऐसा कहते हैं कि मेडिसिन खाने से हम स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन एक रहस्य आज आपको पता हो जाएगा इस सब्जेक्ट के अंतर्गत, कि जितना परिणाम मेडिसिन का शरीर पर होता है, उससे अधिक परिणाम शरीर मेडिसिन पर अपना परिणाम दिखाता है। बहुत बार आप सुनते होंगे कि डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अब कुछ फायदा नहीं है, लाखों रुपए लग चुके हैं, अब कुछ फायदा नहीं, अब कुछ भी देंगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसका अर्थ क्या है ना? इसका अर्थ क्या है कि दवा शरीर पर परिणाम लाती है, लेकिन उससे पहले शरीर दवा पर अपना परिणाम दिखाता है। और जिस समय शरीर ये काम छोड़ देगा तब दवा कुछ नहीं कर पाएंगी। जब शरीर ये काम छोड़ देगा, दवा के ऊपर अपना काम करना छोड़ देगा, तो दवा कुछ नहीं कर पाएंगी। इसलिए बड़े बड़े डॉक्टर, जब कोई क्रिटिकल पेशेंट होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हम एडमिट करते हैं, और वहाँ पर फिर भगवान की एक मूर्ति भी होती है, और डॉक्टर क्या बोलते हैं, अब जाओ और हाथ जोड़ो, कुछ चमत्कार हो गया तो हो गया, नहीं तो अब दवा तो कुछ नहीं कर रही है, दवा का असर नहीं हो पा रहा है। दवा का असर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि शरीर उस दवा के ऊपर काम नहीं कर रहा है। और शरीर उस दवा के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा है? तो हमारी जो जीवनीय शक्ति है, इस शब्द को थोड़ा सा आप लिख भी सकते हैं, है ना। आप थोड़ा सुनते सुनते लिखना भी शुरू करें। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि चौथे लेक्चर में क्या हुआ, आपके पन्ने पर आप देख सकेंगे। फोर्थ लेक्चर आप लिखे और फिर उसके अंतर्गत कुछ शॉर्ट नोट्स भी आप लेना शुरू कर दे। तो मैं बता रहा था कि शरीर जो है वो दवा के ऊपर काम करता है, तभी जाके परिणाम आता है। कोई भी दवा जब रिजल्ट देती है तो एक्चुअल वो उस दवा का रिजल्ट नहीं होता है। दवा, मेडिसिन भी उसमें थोड़ा सा फैक्टर है, लेकिन मेडिसिन सेकेंडरी फैक्टर है। प्राइमरी फैक्टर क्या है? जीवनीय शक्ति। इस शब्द को लिख लेना, जीवनीय शक्ति। ये जीवनीय शक्ति क्या होती है कि जो, जैसे कि हम खाना खाते हैं, कुछ हम पीते हैं, या फिर कुछ दवा खाते हैं, तो उसके ऊपर जो रिएक्शन आता है बॉडी का, उस रिएक्शन को जीवनीय शक्ति कहते हैं, जिसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में इम्यूनिटी पावर भी कहा जाता है ना। तो ये जो जीवनीय शक्ति है,
ये अगर कम है तो क्या होगा, छोटा इन्फेक्शन भी आपको क्रिटिकल कर सकता है, छोटा इन्फेक्शन भी आपको मार सकता है। ठीक है, छोटा इन्फेक्शन भी। अब आप कोरोना के बारे में ही देख लो, जिन जिन लोगों को कोरोना हो गया, क्या वो सभी लोग मर गए? सभी एक्सपायर हो गए? सभी नहीं हुए। और क्या जो संपर्क में आए उन सभी को कोरोना हो गया? सभी को नहीं हुआ। एक घर में अगर मान लो 5 या 10 सदस्य हैं और एक व्यक्ति को कोरोना हो गया, तो अन्य लोगों को कोरोना नहीं हुआ है। या फिर 2-3 लोगों को कोरोना हो गया लेकिन सभी को नहीं हुआ है, सभी लोग तो संपर्क में थे। अब हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंसिंग का पालन करो। ठीक है, आवश्यक बात है, लेकिन डिस्टेंसिंग का पालन करने से रोगों को टाल सकते हैं, और डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा तो रोग हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये आप फिक्स मत समझना। मॉडर्न मेडिकल साइंस के कुछ कुछ सिद्धांत बहुत गलत है, और उसी के कारण लोगों में बहुत भ्रम और भय पैदा हो गया है। उसी के कारण अर्थव्यवस्था थोड़ी सी हमारी खराब भी हो गई है। तो अगर ऐसा होता तो आज तक आधा भारत खत्म हो जाता। जो सिद्धांत वो बताते हैं, उस सिद्धांत से अगर कोरोना आगे बढ़ता तो आज जो 130 करोड़ का भारत है, उसमें से करीबन 60 से 70 करोड़ लोग मर जाते थे, है ना। जो इटली ईरान में हुआ वो तो थोड़ा सा मतलब उनके एनवायरनमेंट के कारण हुआ। वहाँ का एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग है, उनकी इम्यूनिटी और हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी अलग है। लेकिन आप ही देखेंगे कि क्या कोरोना के बारे में एक घर में सभी लोग मर गए, एक को हुआ। अभी मेरी एक पेशेंट है, मेरी पहचान की है, तो वो जीएनएम है, लेडी हार्डिंग में एक सिस्टर है, उसके मिस्टर को कोरोना हुआ, उसे भी हुआ, दोनों को हुआ। उसके मिस्टर एक्सपायर हो गए और वो क्लोज कांटेक्ट में थी, फिर भी वो एक्सपायर नहीं हुई और उसे कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आया। ऐसा क्यों? इस बात के ऊपर किसी ने नहीं सोचा है। ऐसा क्यों? बस कोरोना हो गया तो मर जाएंगे, कोरोना हो गया तो मर जाएंगे। अरे ऐसे नहीं है ना। हर एक कोरोना के पेशेंट से हमें डरना नहीं चाहिए। हमारी जीवन शक्ति अगर अच्छी है, हाँ, हमारी अगर इम्यूनिटी अच्छी है, तो कोरोना से डरने की कोई बात नहीं है। और अगर आपका जीवन शक्ति आपकी अच्छी नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है ना, पित्तकारक आप खान पान कर रहे हैं, ठीक से आप, है ना, न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं, संतुलित आहार नहीं ले पा रहे हैं, आप नहीं लेते हैं, तो फिर क्या होगा? आप तो फिर सादे टाइफाइड से भी मर जाओगे। कोरोना क्या चीज़ है? कोरोना तो है। अब कोरोना एक ऐसा इन्फेक्शन है जो अदर इन्फेक्शन जैसा ही एक इन्फेक्शन है। जैसे वायरल इन्फेक्शन आते हैं वैसा ही एक इन्फेक्शन है, बस दूसरे देशों में इससे ज़्यादा आतंक फैल गया, इसलिए हम भी आतंकित हो गए उस कारण से। तो इस बात को ध्यान में रखना कि कोई भी इन्फेक्शन जब हमें अटैक करता है, तो वो इन्फेक्शन तो हमें अटैक करता है, लेकिन उस वायरस के ऊपर जो हमारा शरीर काम करता है वही महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारा शरीर प्रॉपरली उस वायरस के ऊपर अगर अटैक करता है तो ज़्यादा विशेष उपचार की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। जितने भी कोरोना के पेशेंट बचे हैं, मैं नहीं समझता कि वो मेडिकल साइंस की जो सुविधा मिली है उस कारण बचे हैं। अगर वो बचे हैं तो प्राइमरी फैक्टर जो है, उसमें प्राइमरी फैक्टर मैं बोल रहा हूँ, उसमें है उनकी इम्यूनिटी, उनकी जीवनीय शक्ति, उनकी प्रतिकारक क्षमता, वही है। सेकेंडरी फैक्टर थोड़ी सी फैसिलिटीज हो सकती है, कुछ हॉस्पिटल उनको मिल गया, कुछ है ना, थोड़ा ऑक्सीजन मिल गया, कॉम्प्लिकेटेड हुए तो वेंटिलेटर मिल गया, लेकिन ये मिलने के बावजूद भी पेशेंट मर गए तो फिर आप क्या बोलेंगे? ये मिलने के बाद भी पेशेंट मर गए हैं, जिनको वेंटिलेटर मिल गया, बहुत अच्छी सुविधा मिल गई, बहुत अच्छा हॉस्पिटल मिल गया, बहुत अच्छे डॉक्टर मिल गए, बहुत अच्छी दवा मिल गई, ये उपचार होने के बावजूद भी जिनको लाख 2 लाख 5 लाख खर्चा आया, वो खर्चा करने के बावजूद भी पेशेंट मर गए। तो इससे फिर पता चलता है कि दवाओं का परिणाम शरीर पर नहीं होता है ना, बल्कि शरीर का परिणाम दवा पर होता है। और जब ये मैंने जो दूसरी बात कही, जब शरीर का परिणाम दवा पर होगा तभी वो ट्रीटमेंट लागू होगी। जैसे मेरे पास मान लो कि 3 पेशेंट है, एक ही रोग के हैं, और मैं एक ही दवा देता हूं, तो तीनों को सेम रिजल्ट नहीं आता। ऐसा क्यों? दवा तो सेम है, रोग भी एक ही है। जैसे टाइफाइड हो गया है तीनों लोगों को, या फिर तीनों लोगों को डायबिटीज है, तो डायबिटीज 3 पेशेंट को है तो तीनों पेशेंट को आप सेम मेडिसिन दे दो, सेम डोज में दे दो। सेम एज के पेशेंट है तो सेम डोज में दे दो।
तो जो परिणाम है वो सरीका देखने को नहीं मिलेगा आपको। परिणाम आपको थोड़ा सा तीनों में कम ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए मेडिसिन सेम लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि हमारी जो जीवनीय शक्ति है वो मेडिसिन के ऊपर काम करती है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत अच्छा सिद्धांत है, और मेडिकल साइंस का सत्य जो है वो पता करने के लिए ये एक अच्छा सिद्धांत है। तो 30 मिनट हो गए हैं। ये चौथा लेक्चर आज हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम खाली अकेले स्वस्थ नहीं होंगे, हम हमारे परिवार को, समाज को और प्रांतों को और प्रदेश को और पूरे देश को और विश्व को, कृण्वन्तो विश्वम स्वस्थम, है ना, पूरे विश्व को हम स्वस्थ करेंगे। और दवा से नहीं कर सकते आप, इतना कहाँ खर्च कर पाएंगे कि आपके पास इतना पैसा होगा, है ना। पूरी गवर्नमेंट कंगाल हो गई है ना। पैसा अभी नहीं है गवर्नमेंट के पास में, इतना खर्चा होने के बाद में भी सेटिस्फेक्शन नहीं है लोगों में। तो ऐसा उपाय आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप इजीली स्वास्थ्य पा सके और दे भी सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। नमस्ते।